गुड मॉर्निंग लागर। मैं ओम करवासरा, लेक्चरर इन एजुकेशन डिपार्टमेंट राजस्थान। जैसा कि हमने मनोविज्ञान या साइकोलॉजी विषय की विगत कक्षा में मनोविज्ञान के विकास काल की चर्चा की। मनोविज्ञान का विकास या संपूर्ण जो पीरियड है उसको दो भागों में बांटा जाता है। एक ईसा पूर्व की दार्शनिक विचारधाराओं से लेकर सन 1878 ईस्वी तक का काल है, और दूसरा विलियम वुंट द्वारा स्थापित पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला जो कि सन 1879 में जर्मनी के लिप्जिग शहर में स्थापित की गई थी, वहाँ से दूसरा पीरियड या दूसरा काल शुरू हो जाता है। 1878 तक की जो अवधि है वो पूर्व वैज्ञानिक काल में गिनी जाती है। पूर्व वैज्ञानिक काल की चर्चा में हमने ये पढ़ा था कि प्रसिद्ध दार्शनिकों जैसे प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे, लिबनिज, लोक, रूसो, स्पेंसर आदि की जो धारणाएं हैं उन्होंने मनोविज्ञान के इतिहास को एक आधार प्रदान किया था। और जब 1879 ईस्वी में विलियम वुंट ने जब पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की तो उसके साथ ही मनोविज्ञान का वैज्ञानिक काल भी प्रारंभ होता है और उसी को मनोविज्ञान के विकास का आधुनिक काल भी कहा जाता है। इस मनोविज्ञान के वैज्ञानिक काल में अथवा सन 1879 से लेकर वर्तमान स्वरूप तक मनोविज्ञान के विकास के पीछे अनेक प्रकार के वाद, संप्रदाय या स्कूलों का विकास हुआ है, और ये वाद, संप्रदाय अथवा स्कूल ही मनोविज्ञान को वर्तमान स्वरूप तक लेकर आए हैं। इसके पीछे किसी एक दार्शनिक अथवा मनोवैज्ञानिक का योगदान नहीं है, ये एक लंबी परंपरा है। इसी क्रम में आज हम मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदायों का अध्ययन करेंगे। साथियों, जैसा कि विगत कक्षा में हमने पढ़ा था कि जब सन 1879 में विलियम वुंट ने पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की तो वो मन की संरचना अथवा उसके निर्माण की इकाइयों या उसके निर्माण के अवयवों का अध्ययन कर रहे थे, उनका विश्लेषण करना चाह रहे थे, अथवा सचेतन अनुभव में वुंट रुचि ले रहे थे। और इस प्रकार की रुचि में उन्होंने अंतर्निरीक्षण को अपनाया, अर्थात इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा मन के निर्माण की संरचनात्मक इकाइयों और उसके अवयवों का वो अध्ययन कर रहे थे। इस धारणा को आगे ले जाकर विकसित करने का जो श्रेय जाता है वो उनके प्रमुख और खास शिष्य टिचनर को जाता है, और टिचनर के द्वारा मनोविज्ञान के विकास में पहला संप्रदाय स्थापित किया गया और उस संप्रदाय को संरचनावाद कहा जाता है। तो मनोविज्ञान के विकास काल की जो पहली स्कूल है, पहला जो संप्रदाय है, उसको संरचनावाद कहा जाता है। संरचनावाद के उद्भव की बात आती है तो इसका जो काल है, इसका जो समय है वो सन 1892 ईस्वी माना जाता है। संरचनावाद की उत्पत्ति या उसका जो उद्भव है वो सन 1892 ईस्वी माना जाता है। उद्भव या उत्पत्ति सन 1892 ईस्वी, और इसकी स्थापना का जो श्रेय जाता है या इसके जो संस्थापक हैं वो विलियम वुंट के खास शिष्य टिचनर माने जाते हैं। चूंकि ये मन के निर्माण की संरचनात्मक इकाइयों का अध्ययन कर रहे थे, इसलिए इस संप्रदाय से जुड़े हुए मनोवैज्ञानिकों को संरचनावादी कहा जाता है। संरचनावाद के संस्थापक की बात आती है तो इसमें टिचनर, जो कि विलियम वुंट का प्रिय शिष्य था,
और जब स्थान की बात आती है कि संरचनावाद या इस प्रकार के संप्रदाय या इस प्रकार के स्कूल की या इस धारा की स्थापना कहाँ की गई, तो ये अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय के परिसर में स्थापित किया गया। मनोविज्ञान के संप्रदायों का पहला जो क्रम है वो संरचनावाद से शुरू होता है और इसकी स्थापना का जो स्थान है वो है कॉर्नेल विश्वविद्यालय, अमेरिका। और जब विषय की बात आती है, संरचनावाद का विषय क्या है, तो संरचनावादी या इस मत को मानने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतन अनुभूति को बताया है। संरचनावाद का विषय है चेतन अनुभूति। और जब चेतन अनुभूति की चर्चा होती है तो वुंट के शिष्य टिचनर ने चेतना और मन में अंतर भी बताया है। दोनों एक कंसेप्ट नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। इसको परिभाषित करते हुए या इसकी व्याख्या करते हुए टिचनर कहता है कि एक व्यक्ति में जब किसी दिए हुए पल में या दिए हुए क्षण में जो अनुभव मौजूद रहते हैं, किसी खास या विशेष प्रकार के पल में या दिए गए पीरियड में या अवधि में या टाइम में कोई अनुभव मौजूद रहता है, उसको चेतना की संज्ञा दी जाती है। जबकि एक व्यक्ति में जन्म से ही जो अनुभव मौजूद रहते हैं वह मन कहलाता है। इस प्रकार चेतना और मन को अनुभव के आधार पर टिचनर ने अलग अलग प्रकार की कंसेप्ट या विषय वस्तु बताया है। यानी चेतना तो किसी पल विशेष में या क्षण भर में व्यक्ति में मौजूद अनुभव होता है और मन में वे सभी अनुभव सम्मिलित होते हैं या मौजूद रहते हैं जो व्यक्ति में जन्म से ही हैं। और जब विधि की बात आती है कि संरचनावाद किस प्रकार की विधि में विश्वास करता है, तो इसकी जो प्रमुख विधि है वो अंतर्निरीक्षण या इंट्रोस्पेक्शन मानी जाती है। अब एक प्रश्न ये भी पैदा होता है कि फिर अंतर्निरीक्षण या इंट्रोस्पेक्शन है क्या। ये आपको मैं बता दूं कि ये एक प्रक्रिया है। अंतर्निरीक्षण की बात आती है तो ये एक प्रक्रिया है जिसमें जिस आदमी पर प्रैक्टिकल किया जाता है, जिस आदमी पर प्रयोग किया जाता है, उसे ये कहा जाता है कि वह अपनी मानसिक प्रक्रियाओं और अनुभवों का विस्तार से वर्णन करे। तो निश्चित तौर पर जब एक आदमी खुद का निरीक्षण करता है या अपनी मानसिक प्रक्रियाओं का वर्णन करता है तो उसमें हो सकता है बनावटीपन हो और वास्तविक तथ्य सामने न आए, तो ये व्यक्तिपरक भी है और बाह्य प्रेक्षक द्वारा या दूसरे व्यक्ति द्वारा इसके विवरण का सत्यापन भी नहीं किया जा सकता। इस कारण इस विधि का वर्तमान समय में कोई औचित्य नहीं है अथवा इसको मनोवैज्ञानिक स्वीकार नहीं करते हैं। तो अंतर्निरीक्षण या इंट्रोस्पेक्शन ये संरचनावाद की प्रमुख विधि मानी जाती है। यानी एक प्रकार की प्रक्रिया है जो प्रयोज्य के अनुभवों और उसकी मानसिक प्रक्रियाओं के वर्णन से संबंधित होती है। थोड़ा सा इसमें आपको बता दूं कि संरचनावाद मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदायों के विकास का पहला चरण है और इसकी उत्पत्ति या इसका उद्भव सन 1892 ईस्वी से माना जाता है। संरचनावाद की उत्पत्ति सन 1892 ईस्वी से मानी जाती है और इसके संस्थापक का नाम टिचनर यानी जो विलियम वुंट का बहुत ही करीबी शिष्य था। वुंट की जो धारणा है उसको विकसित करने का श्रेय या उसको विकास का अंजाम देने का श्रेय टिचनर को ही जाता है। स्थान की बात आती है कि संरचनावाद की स्थापना कहाँ हुई, तो इसको कॉर्नेल विश्वविद्यालय के परिसर में अमेरिका में स्थापित किया गया। या इस प्रकार का संप्रदाय, इस प्रकार की विचारधारा कॉर्नेल विश्वविद्यालय अमेरिका में विकसित हुई। संरचनावाद का विषय क्या होना चाहिए, तो संरचनावाद चेतन अनुभूति को
मनोविज्ञान की विषय वस्तु मानता है और मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए या चेतन अनुभूति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंट्रोस्पेक्शन या अंतर्निरीक्षण को प्रमुख विधि माना जाता है। लेकिन वर्तमान समय में इसको स्वीकार नहीं किया जाता है या बाद के जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने इस विधि को अस्वीकार कर दिया है। अब आगे जब चेतना की बात आती है तो टिचनर चेतना के 3 तत्व बताता है। टिचनर का मानना है कि चेतना का निर्माण 3 प्रकार के तत्वों के मिलने से होता है। ये 3 तत्व कौन कौन से हैं? तो इनमें सबसे पहले आता है संवेदन, यानी जिसको सेंसेशन कहा जाता है। दूसरा जो एलिमेंट है उसको भाव या अनुराग कहा जाता है अथवा फीलिंग और अफेक्शन, ये दूसरा चेतना का तत्व है। और तीसरे तत्व के रूप में प्रतिमा या प्रतिबिंब, जिसको इमेजेज कहा जाता है। ये तीनों प्रकार के तत्व मिलकर चेतना का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की विचारधारा, इस प्रकार की धारणा टिचनर की है। तो चेतना है, उसके 3 भाग हैं। चेतना के 3 तत्व टिचनर स्वीकार करता है। अब ये 3 तत्व कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें आपको बताया कि पहला है संवेदन, जिसको सेंसेशन कहा जाता है। दूसरा है भाव या अनुराग, अर्थात फीलिंग और अफेक्शन। और चेतना का जो तीसरा तत्व है, यानी कुल मिलाकर ये 3 तत्वों से मिलकर बनती है, उसको संज्ञा दी गई है प्रतिमा की। प्रतिमा या प्रतिबिंब, यानी इमेजेस। इस प्रकार 3 तत्व मिलकर चेतना का निर्माण करते हैं, ये टिचनर का मानना है। तो अंतर्निरीक्षण इसकी प्रमुख विधि है, चेतन अनुभूति इसका विषय है और उत्पत्ति सन 1892 ईस्वी से मानी जाती है। इसके बाद अगला जो संप्रदाय आता है, दूसरा जो स्कूल आता है, जिसकी स्थापना संरचनावाद के बाद हुई है, उसको प्रकार्यवाद अथवा कार्यवाद की संज्ञा दी जाती है। दूसरा जो वाद है उसको प्रकार्यवाद या कार्यवाद कहा जाता है। जिस प्रकार हमने संरचनावाद में चर्चा की कि इस धारणा को मानने वाले, इसका विकास करने वाले संरचनावादी हैं, उसी प्रकार प्रकार्यवाद या जो फंक्शनलिज्म है उसका विकास करने वाले प्रकार्यवादी या कार्यवादी कहे जाते हैं। मनोविज्ञान के संप्रदायों में दूसरा स्थान है प्रकार्यवाद का या कार्यवाद का। यहाँ इसकी स्थापना की चर्चा हम करते हैं तो इसमें हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि प्रकार्यवाद या कार्यवाद की स्थापना 2 भागों में बंटी हुई है, 2 धाराओं में बंटी हुई है। एक इसकी अनौपचारिक स्थापना और दूसरी इसकी औपचारिक स्थापना। अनौपचारिक संस्थापक के रूप में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स के नाम को लिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार विलियम वुंट ने लिप्जिंग शहर जर्मनी में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी, उसके थोड़े समय बाद ही विलियम जेम्स ने भी कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में एक मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित कर ली थी। और सन 1890 ईस्वी में विलियम जेम्स ने एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान के सिद्धांत। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। इस पुस्तक के प्रकाशन के साथ ही
मनोविज्ञान के प्रकार्यवाद का आगाज अनौपचारिक रूप से माना जाता है। तो प्रकार्यवाद या कार्यवाद की अनौपचारिक स्थापना या अनौपचारिक संस्थापक पूछे जाते हैं तो वो विलियम जेम्स के द्वारा की गई है। उनकी पुस्तक का नाम पूछा जाता है तो प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी है। और विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की, यानी अब से पहले हमने हो सकता है इस प्रकार के प्रश्नों का सामना किया है कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई, किसके द्वारा स्थापित की गई। विलियम जेम्स से संबंधित नहीं पूछा गया है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उनके द्वारा कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई, जो वुंट की प्रयोगशाला की स्थापना के कुछ ही समय बाद स्थापित कर दी गई थी। तो प्रकार्यवाद या कार्यवाद की धारणा को विकसित रूप प्रदान करने वालों को प्रकार्यवादी या कार्यवादी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। इसकी स्थापना दो प्रकार से हुई है, एक अनौपचारिक और दूसरी औपचारिक स्थापना। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अनौपचारिक स्थापना की। तो ये सन 1890 ईस्वी में इनकी जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी, विलियम जेम्स की जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी था, उसके साथ ही इसका स्थापना वर्ष माना जाता है। तो सन 1890 ईस्वी में विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक प्रकाशित की और इसके साथ ही अनौपचारिक रूप से प्रकार्यवाद का आगाज हुआ। तो अनौपचारिक संस्थापक प्रकार्यवाद के विलियम जेम्स माने जाते हैं, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं और उनकी पुस्तक का नाम प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। यानी विलियम जेम्स ने सन 1890 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी प्रकाशित की और यहीं से अनौपचारिक ढंग से प्रकार्यवाद या फंक्शनलिज्म का आगाज माना जाता है। हमने ये भी चर्चा की है कि विलियम जेम्स ने एक मनोविज्ञान प्रयोगशाला भी स्थापित की थी। प्रकार्यवाद के जो अनौपचारिक संस्थापक विलियम जेम्स हैं, उनके द्वारा एक मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई और वो कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में स्थापित की गई। मनोविज्ञान प्रयोगशाला जो विलियम जेम्स के द्वारा स्थापित की गई, उसका स्थान पूछा जाता है तो वो है कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स। कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स, यहाँ विलियम जेम्स के द्वारा विलियम वुंट के बाद मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई। अब विषय की बात आती है कि प्रकार्यवाद का विषय क्या होना चाहिए। तो विलियम जेम्स, जिन्होंने प्रकार्यवाद का अनौपचारिक ढंग से आगाज किया, उन्होंने बताया कि हमें मन की संरचना के अवयवों पर चिंतन करने की बजाय, यानी मन की संरचना की जो निर्माण की इकाइयाँ या जो अवयव जिसकी बात संरचनावाद करता है, अब उनकी बात नहीं करनी है। हमें ये विचार करना होगा कि मानसिक प्रक्रिया या कार्य का अध्ययन कैसे हो, अर्थात एक व्यक्ति अपने वातावरण के साथ अनुकूलन या समायोजन स्थापित करके किस प्रकार अपने व्यवहार से कार्य को प्रभावी बनाता है, हमें इस पर विचार करना होगा। तो ये मानसिक प्रक्रियाओं की उपयोगिता पर बल देते हैं। यूटिलिटी ऑफ फंक्शंस, यानी कार्य की जो उपयोगिता है
उस पर जोर देते हैं। तो प्रकार्यवाद का विषय हो जाएगा मानसिक प्रक्रिया या कार्य का अध्ययन। प्रकार्यवाद का विषय है मानसिक प्रक्रिया या कार्य का अध्ययन। इस प्रकार का विषय प्रकार्यवाद मनोविज्ञान का मानता है। अब दूसरी जो धारा आती है, दूसरा जो भाग आता है जो इसकी औपचारिक स्थापना से जुड़ा हुआ है, अब हम उस पर चर्चा करते हैं। यानी मनोविज्ञान की व्यवस्था में प्रकार्यवाद की औपचारिक स्थापना सन 1895 से मानी जाती है। सन 1895 ईस्वी में मनोविज्ञान का दूसरा स्कूल या दूसरा संप्रदाय यानी प्रकार्यवाद स्थापित हुआ। इसकी औपचारिक ढंग से स्थापना की गई और जब औपचारिक स्थापना की गई तो उसके संस्थापक कौन थे? इसमें 3 बड़े मनोवैज्ञानिकों के नाम आते हैं, यानी प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री और मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी, एंजिल और कार्ल। इनका नाम मनोविज्ञान के प्रकार्यवाद की औपचारिक स्थापना से जुड़ा हुआ है। तो इसके औपचारिक संस्थापक प्रकार्यवाद के औपचारिक संस्थापकों में 3 नाम हैं। जॉन डीवी जो कि शिक्षा शास्त्री भी हैं और मनोवैज्ञानिक भी हैं। दूसरे हैं एंजिल और इनके साथ तीसरा नाम लिया जाता है कार्ल का। जॉन डीवी, एंजिल और कार्ल ये मनोविज्ञान में प्रकार्यवाद के औपचारिक संस्थापक माने जाते हैं। तो जिस प्रकार संरचनावाद चेतन अनुभूति को विषय बनाता है, वहीं प्रकार्यवाद मानसिक प्रक्रिया या कार्य के अध्ययन को विषय बनाता है। इसके बाद जो संप्रदाय आता है या जो तीसरा संप्रदाय है मनोविज्ञान का, उसमें साइको एनालिसिस यानी मनोविश्लेषण नाम लिया जाता है। दुनिया भर का ध्यान आकर्षित करने के लिए या दुनिया के ध्यान को जंकृत करने के लिए एक नाम आता है और वो है सिगमंड फ्रायड। यानी मानव स्वभाव के बारे में अपने मौलिक विचारों से पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करने का जो काम किया है वो सिगमंड फ्रायड ने किया है। और मनोविश्लेषण की जो धारा है, इस प्रकार का जो स्कूल है, वो सन 1900 ईस्वी में अस्तित्व में आया या इसकी विकसित जो स्थिति है वो सन 1900 मानी जाती है। तो अगली विचारधारा या अगला जो स्कूल है या जो तीसरा स्कूल है उसमें है मनोविश्लेषण। तीसरा संप्रदाय मनोविश्लेषण अथवा जिसको साइको एनालिसिस कहा जाता है, इसकी जो उत्पत्ति है या जो इसका विकास है वो सन 1900 ईस्वी से माना जाता है। उद्भव की बात आती है या उत्पत्ति की बात आती है तो सन 1900 ईस्वी।
और इसके विकास करने का जो श्रेय जाता है, इसकी स्थापना का जो श्रेय जाता है वो सिगमंड फ्राइड को जाता है। इसके जो संस्थापक हैं या जो प्रवर्तक हैं वो सिगमंड फ्राइड हैं। मनोविश्लेषण की स्थापना सन 1900 ईस्वी में सिगमंड फ्राइड के द्वारा की गई और सिगमंड फ्राइड ने मानव स्वभाव के विषय में एक मौलिक विचार, मौलिक धारणा लोगों के सामने रखी और इसका जो विषय है वो अचेतन को माना गया। उन्होंने बताया कि मनुष्य जिस प्रकार के असामान्य व्यवहार दर्शाता है या करता है उन सब का कारण अचेतन है। अर्थात मनोविज्ञान मानव व्यवहार का जब अध्ययन करता है और जिसमें मानसिक विकारों सहित उनकी उत्पत्ति, लक्षण और उनके इलाज की बात आती है, उपचार पद्धति की बात आती है, तो सिगमंड फ्राइड का बहुत बड़ा नाम है। तो सिगमंड फ्राइड ने जो विषय वस्तु है वो अचेतन के अध्ययन को माना है। उन्होंने व्यवहार को भी परिभाषित किया है। सिगमंड फ्राइड ने व्यवहार की बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है। सिगमंड फ्राइड कहता है कि अतृप्त इच्छाएं और द्वंद्वों का गतिशील जो प्रदर्शन है वो मनुष्य का व्यवहार होता है। साथ ही उन्होंने अचेतन की अध्ययन विधियां हैं उनका भी विकास किया है। मनुष्य जब असामान्य व्यवहार करता है तो उसके पीछे कई प्रकार के विकार माने जाते हैं। उन विकारों की पहचान, उनकी खोज और उनके उपचार से संबंधित एक बहुत ही अच्छी पद्धति का विकास सिगमंड फ्राइड के द्वारा किया गया, जिसे मनोविश्लेषण पद्धति कहा जाता है। तो मनोविश्लेषण की उत्पत्ति सन 1900 ईस्वी में, संस्थापक सिगमंड फ्राइड और विषय की बात आती है तो अचेतन का अध्ययन। अचेतन का अध्ययन ये मनोविश्लेषण का विषय है। व्यवहार की परिभाषा के बारे में हमने चर्चा कर ली कि जो अतृप्त इच्छाएं हैं और जो द्वंद्व हैं उनका जब गतिशील प्रदर्शन होता है तो उसे मानव व्यवहार की संज्ञा दी जाती है। लेकिन मानसिक विकारों को पहचानने के लिए, उनका उपचार करने के लिए सिगमंड फ्राइड ने जो पद्धति विकसित की है उसका नाम ही मनोविश्लेषण है, यानी वही साइको एनालिसिस है। लेकिन अचेतन के अध्ययन की उनके द्वारा 3 प्रमुख विधियां हैं जिनकी चर्चा की गई है। तो अचेतन की अध्ययन विधियां, अचेतन की अध्ययन विधियां इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि 3 प्रकार की विधियां अचेतन का अध्ययन करने के लिए सिगमंड फ्राइड के द्वारा बताई गई है। सबसे पहले आती है मुक्त सहचर्य विधि, यानी जिसको फ्री एसोसिएशन मेथड कहा जाता है। दूसरी है सम्मोहन, यानी जिसको हिप्नोसिस कहा जाता है। और तीसरी है स्वप्न व्याख्या या स्वप्न विश्लेषण, यानी ड्रीम इंटरप्रिटेशन या ड्रीम एनालिसिस। इस प्रकार से 3 इस प्रकार की विधियां सिगमंड फ्राइड ने बताई हैं जो अचेतन का अध्ययन करती हैं। पहली जो विधि है उसमें नाम आता है मुक्त साहचर्य विधि, यानी जिसको फ्री एसोसिएशन मेथड कहा जाता है। दूसरी जो विधि है वो है सम्मोहन, यानी जिसको हिप्नोसिस कहा जाता है। और इसमें जो तीसरी विधि है वो है स्वप्न व्याख्या, यानी ड्रीम इंटरप्रिटेशन जिसको कहा जाता है। आगे चलकर हम इन सभी प्रकार की विधियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। यहाँ केवल इनका परिचय दिया गया है, यानी मुक्त शास्त्रीय विधि, सम्मोहन विधि और स्वप्न व्याख्या के द्वारा अचेतन का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार की धारा, इस प्रकार का विचार, इस प्रकार की धारणा मनोविश्लेषण या सिगमंड फ्राइड का मानना है। इसके बाद जो अगला स्कूल आता है
उसको गेस्टाल्ट मनोविज्ञान या गेस्टाल्ट संप्रदाय की संज्ञा दी गई है, या जिसको समग्रवाद भी कहा जाता है। यानी गेस्टाल्ट जो शब्द है वो जर्मन भाषा से लिया गया है, और उसके जो अर्थ होते हैं, जिसके हिंदी अर्थ की बात की जाए तो उसमें आकृति, आकार, समाकृति, समग्र, संपूर्ण, इस प्रकार के अर्थ निकल कर आते हैं। तो गेस्टाल्ट धारा है वो सन 1912 में उद्भवित हुई, या इसकी जो उत्पत्ति है वो सन 1912 से मानी जाती है, और इसके जो संस्थापक हैं या जो इस धारणा के प्रवर्तक हैं उसमें मैक्स वर्दीमर, यानी जिसको वर्दाइमर भी कहा जाता है, का नाम आता है। लेकिन इस धारणा के विकास को आगे ले जाने के लिए इसके दो सह संस्थापक भी हैं, जिसमें वोल्फगैंग कोहलर और कुर्ट कोपका का नाम शामिल है। तो ये मानसिक क्रियाओं के संगठन पर जोर देता है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान है वो मानसिक क्रियाओं के या मानसिक प्रक्रियाओं के संगठन पर जोर देता है, या जो प्रात्यक्षिक अनुभव हैं उनके संगठन पर जोर देता है। इनका मानना है कि वातावरण के जो आगत हैं उनसे कहीं ज़्यादा हमारे अनुभव में वो प्रभावी होते हैं, या अनुभवों का जो संगठन होता है वो ज़्यादा कारगर होता है। किसी भी समस्या का जब हम समाधान करते हैं तो उसमें समग्र रूप या जो समग्रता होती है या अवयवों का जो समग्र रूप होता है वो कारगर होता है, अथवा उससे समस्या समाधान में मदद मिलती है। तो अगला जो संप्रदाय है या जो चौथा संप्रदाय है वो है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। चौथे संप्रदाय के रूप में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। सबसे पहले जब हम उत्पत्ति की बात करेंगे तो इसका जो समय है वो सन 1912 ईस्वी है। गेस्टाल्ट स्कूल की स्थापना सन 1912 ईस्वी में हुई, और संस्थापक की बात आती है, यानी गेस्टाल्ट विचारधारा की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो मैक्स वर्दीमर, यानी जिसको वर्दाइमर कहा जाता है वही मैक्स वर्दीमर है। इसके दो सह संस्थापक भी हैं। गेस्टाल्ट विचारधारा के को फाउंडर्स की बात आती है तो उसमें कोहलर, यानी जिनका पूरा नाम वोल्फगैंग कोहलर है, और दूसरे कोपका, या जिनका पूरा नाम कुर्ट कोपका है, ये इसके सह संस्थापक माने जाते हैं। इसके बाद गेस्टाल्ट शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया है, तो गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का है। ये जर्मन भाषा से लिया गया है। इसके अर्थ की बात आती है तो हिंदी रूपांतर पर आप दृष्टिपात करेंगे तो आकृति, आकार और समाकृति, इस प्रकार के शब्द इसके अर्थ में आते हैं। गेस्टाल्ट शब्द का हिंदी रूपांतर या हिंदी अर्थ क्या है, तो उसमें आकृति, आकार और समाकृति, यानी फॉर्म, शेप और कॉन्फ़िगरेशन, इस प्रकार के जो इंग्लिश शब्द हैं वो इसके अर्थ में आते हैं। तो ये इसका हिंदी अर्थ है। अब विषय की बात आती है कि मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं के संगठन का अध्ययन करता है, या मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं का संगठन है।
तो ये मानसिक क्रियाओं के संगठन पर जोर देता है। मानसिक क्रियाओं के संगठन पर बल देता है। अर्थात जो प्रात्यक्षिक अनुभव हैं उनके संगठन को महत्वपूर्ण मानता है। प्रात्यक्षिक अनुभवों के संगठन को महत्वपूर्ण मानता है। यानी हम वातावरण से जिन आगतों को प्राप्त करते हैं उसकी बजाय हमारे जो आनुभविक संगठन हैं वो ज़्यादा प्रबल होते हैं। इस प्रकार की विचारधारा है वो गेस्टाल्ट की है। इसके बाद मुख्य जो संप्रदाय हैं उसमें 5 ही संप्रदायों को शामिल किया जाता है। 5वां और जो अंतिम संप्रदाय है उसमें व्यवहारवाद की चर्चा होती है। मनोविज्ञान का जो वर्तमान तक स्वरूप आया है या विकास हुआ है या जो आधुनिक समय में मनोविज्ञान ने जिस स्वरूप को अर्जित किया है उसके पीछे प्रमुख रूप से 5 स्कूल्स या 5 संप्रदायों का विकास है वो महत्वपूर्ण है। 5वां संप्रदाय है व्यवहारवाद। यानी बिहेवियरिज्म जिसको कहा जाता है। और व्यवहारवाद की बात आती है तो इसकी स्थापना सन 1913 ईस्वी में वाटसन के प्रयासों से हुई थी। यानी वाटसन ने मनोविज्ञान के केंद्रीय विषय के रूप में मन और चेतना को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया कि इस प्रकार का कोई विषय मनोविज्ञान की विषय वस्तु नहीं हो सकता। और उसने इस प्रकार का खंडन किया है कि मनोविज्ञान है वो एक वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है। अर्थात मनोविज्ञान वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक प्रकार का विज्ञान है। तो इसमें केवल मानव व्यवहार या व्यवहार ही अध्ययन का विषय हो सकता है, क्योंकि उसी के परिणाम हम वस्तुनिष्ठ ढंग से प्राप्त कर सकते हैं और उनका प्रयोग भी हो सकता है। तो वाटसन है वो रूसी जो शरीर शास्त्री हैं इवान पावलोव उनके प्राचीन अनुबंधन से प्रभावित थे और व्यवहारवाद के कारण ही उद्दीपक अनुक्रिया इस प्रकार की विचारधारा का, इस प्रकार की धारणा का उद्भव हुआ या जन्म हुआ है। तो ये उद्दीपक और अनुक्रिया का जो जन्म है वो व्यवहारवाद के विकास का परिणाम है। वाटसन ने मनोविज्ञान के अध्ययन की 4 विधियों की चर्चा की है। यानी वो अंतर्निरीक्षण को कतई स्वीकार नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि अंतर्निरीक्षण जिसका दूसरा व्यक्ति या बाहरी जो प्रेक्षक है, ऑब्जर्वर है या जो देखने वाला है, वो किसी भी रूप में विवरण को सत्यापित नहीं कर सकता और वो पूरी तरह से व्यक्तिपरक विधि है। इसलिए अंतर्निरीक्षण इस प्रकार की कोई विधि मानव व्यवहार के अध्ययन के लिए या मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकती। तो संरचनावाद जिसने अंतर्निरीक्षण या इंट्रोस्पेक्शन को प्रमुख विधि माना था उसको व्यवहारवाद ने बिल्कुल खारिज कर दिया और उन्होंने मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए 4 प्रकार की विधियां या व्यवहार के अध्ययन के लिए 4 प्रकार की विधियां विकसित की, जिनमें प्रेक्षण या जिसको अपने ऑब्जर्वेशन कहते हैं, दूसरा अनुबंधन या जिसको कंडीशनिंग कहते हैं, और तीसरा परीक्षण जिसको टेस्टिंग कहते हैं, और चौथा शाब्दिक रिपोर्ट या जिसको वर्बल रिपोर्ट कहते हैं। इन 4 प्रकार की विधियों के द्वारा व्यवहार का अध्ययन करने पर जोर दिया। तो इस प्रकार जो 5वां संप्रदाय है, 5वां जो स्कूल है वो वाटसन के द्वारा स्थापित किया गया, लेकिन
इस विचारधारा को विकसित करने के लिए बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों का योगदान है और उन सभी मनोवैज्ञानिकों को व्यवहारवादी कहा जाता है। खास तौर से अपने इसमें स्किनर की बात आती है, यानी विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में, विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में व्यवहारवाद को विकसित करने का जो श्रेय जाता है या इसका अत्यधिक विकास करने का जो श्रेय जाता है वो स्किनर को जाता है। तो पांचवा और जो अंतिम स्कूल है वो है व्यवहारवाद। स्थापना या इसकी जो उत्पत्ति 1913 ईस्वी मानी जाती है और इसके जो संस्थापक हैं अथवा दूसरे रूप में इसको प्रवर्तक भी कह सकते हैं, बिहेवियरिज्म या व्यवहारवाद के प्रवर्तक की बात आती है तो उसमें सबसे बड़ा नाम आता है वाटसन का। और वाटसन के प्रयासों को मूर्त रूप देने के लिए विभिन्न वास्तविक परिस्थितियों में अनुप्रयोग करने का जो श्रेय जाता है वो स्किनर को जाता है। तो वाटसन ये पावलोव के प्राचीन अनुबंधन से प्रभावित थे। रूसी शरीर शास्त्री पावलोव के प्राचीन अनुबंधन से प्रभावित थे। यानी व्यवहारवाद के संस्थापक वाटसन हैं। इसकी उत्पत्ति सन 1913 ईस्वी में हुई और वाटसन रूसी शरीर शास्त्री और मनोवैज्ञानिक, यानी बाद में इनका जो सिद्धांत है वो सीखने या अधिगम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ, पावलोव के प्राचीन अनुबंधन से प्रभावित थे। इसके बाद आगे हम जब चर्चा करेंगे इसमें, तो वाटसन ने या व्यवहारवादियों ने मनोविज्ञान के अध्ययन की जो विधियां बताई हैं वो 4 बताई हैं और साथ ही हमने ये भी चर्चा की है कि उद्दीपक अनुक्रिया का जन्म व्यवहारवाद का परिणाम है। इस विचारधारा ने, इस संप्रदाय ने उद्दीपक अनुक्रिया यानी स्टिमुलस रेस्पॉन्स, उद्दीपक अनुक्रिया को जन्म दिया। अर्थात उद्दीपक अनुक्रिया का जन्म कौन से संप्रदाय की देन है? तो ये व्यवहारवाद की देन है। और जब विधियों की बात आती है तो व्यवहारवाद 4 प्रमुख विधियां मानता है। अर्थात अध्ययन के लिए 4 प्रमुख विधियां हैं। इन विधियों में सबसे पहले आता है प्रेक्षण, यानी किसी के व्यवहार को देखकर उसका विश्लेषण करना, ऑब्जर्वेशन जिसको कहते हैं। दूसरा है शर्त आधारित या सशर्त व्यवहार जिसको कहते हैं, कंडीशनिंग जिसको कहते हैं, तो वो होता है अनुबंधन। आगे जब हम अधिगम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे तो इन विधियों की भी चर्चा होगी। इसके बाद जो तीसरी विधि आती है उसको कहते हैं परीक्षण, यानी परीक्षण ही टेस्टिंग है। और जो चौथी विधि है उसको कहा जाता है दक शाब्दिक रिपोर्ट या वर्बल रिपोर्ट। इसी को दक शाब्दिक रिपोर्ट या वर्बल रिपोर्ट कहा जाता है।
तो इस प्रकार से मनोविज्ञान अपने आधुनिक स्वरूप तक आते आते 5 संप्रदायों के विकास का परिणाम है। अर्थात आधुनिक मनोविज्ञान या मनोविज्ञान का जो वैज्ञानिक काल है उसमें प्रमुख रूप से 5 स्कूल्स का विकास हुआ है, जिनको हमने क्रम से पढ़ा है। धन्यवाद।